नमस्कार। आज हमारे सामने कुछ दिलचस्प नोट्स हैं जो हमें भारत के इतिहास के एक ऐसे दौर में ले जाते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। मेरा मतलब है यूरोपीय शक्तियों का भारत आगमन। जी। ये सिर्फ कुछ जहाजों के आने की कहानी नहीं है, ये व्यापार, महत्वाकांक्षा और टकराव की कहानी है जिसने भारतीय उपमहाद्वीप का भविष्य ही तय कर दिया। बिल्कुल। कहानी की जड़ें 15वीं सदी के मध्य में है। 1453 में एक बड़ी घटना हुई। कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे आज हम इस्तांबुल कहते हैं, उस पर तुर्कों का कब्जा हो गया। हाँ, और ये बहुत अहम मोड़ था अहम कैसे? क्योंकि ये शहर यूरोप और एशिया के बीच व्यापार का एक मुख्य रास्ता था और इस कब्जे ने यूरोप के लिए जमीनी रास्ते, खासकर भारत के मसाले और दूसरे कीमती सामानों के व्यापार के रास्ते लगभग बंदी कर दिए। अच्छा। और उस समय यूरोप में भारतीय मसालों की जबरदस्त मांग थी। काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, ये सब तो सोने जितने कीमती समझे जाते थे। तो जाहिर है उन्हें भारत पहुंचने के लिए एक नए रास्ते की सख्त जरूरत महसूस हुई। और वो रास्ता था समंदर का। जी हाँ, समंदर का। यहीं से वो खोज का नया दौर शुरू हुआ। तो आज हम इन नोट्स के जरिए क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब हमारा मकसद क्या है? देखिए, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी यूरोपियन ताकतें भारत आईं, क्यों आईं, उनके इरादे क्या थे, और सबसे जरूरी, इसका भारत पर क्या असर पड़ा। बिल्कुल। चलिए इन नोट्स को खोलते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है। ठीक है, तो समंदर के रास्ते भारत तक पहुंचने की इस रेस में सबसे पहले बाजी किसने मारी? कौन थे? वो थे पुर्तगाली। नोट्स में सबसे पहला और सबसे मशहूर नाम आता है वास्को डी गामा का। वास्को डी गामा? हाँ, सुना है जी। 1498 में वो पुर्तगाल के लिस्बन से निकले, जी। फिर अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाया, मतलब केप ऑफ गुड होप से होते हुए। केप ऑफ गुड होप, हाँ। हाँ, और फिर हिंद महासागर पार करके भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट पहुंचे, आज का कोझिकोड, केरल में। सोचिए जरा, जी। पहली बार कोई यूरोपीय जहाज सीधे समंदर के रास्ते भारत पहुंचा था। जी। ये तो बहुत बड़ी बात रही होगी उस वक्त। यकीनन। और कालीकट के जो स्थानीय शासक थे, जमोरिन, उन्होंने उनका स्वागत भी किया। स्वागत किया। लेकिन पुर्तगालियों का असली मकसद क्या था? क्या वो सिर्फ व्यापारी करना चाहते थे? देखिए, शुरुआत में तो मुख्य उद्देश्य वही था, मसालों का व्यापार। बहुत लुभावना था ये व्यापार। हाँ, सुना है, बहुत मुनाफा था उसमें। जी। और इस पर पहले अरब और वेनिस के व्यापारियों का दबदबा था, तो पुर्तगाली इसे अपने कब्जे में लेना चाहते थे। लेकिन उनके इरादे जल्दी ही बदल गए। कैसे? जो पहले पुर्तगाली गवर्नर बने, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, उन्होंने एक नीति अपनाई। नोट्स में इसका जिक्र है, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी? जी। ये क्या थी? इसका मतलब था हिंद महासागर के समुद्री व्यापार पर अपना कंट्रोल जमाना। मतलब सिर्फ जमीन पर किले बनाना काफी नहीं, समंदर पर कब्जा करो। समंदर पर कब्जा, ये तो वाकई बड़ी महत्वाकांक्षी योजना लगती है। हाँ, और इसके बाद आए अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। वो 1509 से 1515 तक गवर्नर रहे। अल्बुकर्क। उन्होंने इस नीति को और आगे बढ़ाया। नोट्स बताते हैं कि 1510 में उन्होंने बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीन लिया। गोवा 1510 में? जी हाँ, और ये एक बहुत बड़ा कदम था। गोवा सिर्फ एक बंदरगाह नहीं रहा, वो भारत में पुर्तगाली शक्ति का एक स्थायी मजबूत केंद्र बन गया। गोवा, और जैसा कि नोट्स में लिखा है, वो यहाँ सिर्फ कुछ दशक नहीं बल्कि सदियों तक रहे। 1961 तक, है ना? बिल्कुल। ये वाकई हैरान करने वाली बात है। 450 साल से भी ज्यादा गोवा, दमन, दीव, इन इलाकों में 1961 तक पुर्तगाली बने रहे। 450 साल? जब बाकी सब आए और गए। कमाल है। हाँ, उनकी मौजूदगी बहुत लंबी थी। कोचीन, बसीन, नागपट्टिनम जैसे और भी ठिकाने थे उनके। शायद गोवा पर जल्दी कब्जा करना और उसे अपना गढ़ बना लेना, ये उनके इतने लंबे टिके रहने का एक बड़ा कारण रहा हो। तो पुर्तगालियों ने रास्ता तो खोल दिया था, लेकिन जाहिर है हिंद महासागर का खजाना सिर्फ उनके लिए तो नहीं था, और भी दावेदार आए होंगे। हाँ बिल्कुल। पुर्तगालियों के पीछे पीछे आए डच, यानी हॉलैंड या नीदरलैंड्स के लोग। डच, हाँ। की तो कंपनी थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1602 में बनी थी, और ये अपने समय की बहुत बड़ी, बहुत ताकतवर व्यापारिक कंपनी थी। अच्छा। नोट्स के मुताबिक वो 1605 में भारत पहुंचे और उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई मसूलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश में। मसूलीपट्टनम। और उनका फोकस किस पर था? क्या वो भी पुर्तगालियों की तरह मसालों के पीछे थे? मसाले तो थे ही, खासकर इंडोनेशियाई द्वीपों के मसाले जैसे लौंग, जायफल वगैरह। लेकिन भारत में उनका ध्यान मसालों के साथ साथ कपड़ों पर, रेशम, नील और अफीम के व्यापार पर भी काफी था। कपड़ों पर भी? चिंसुरा, बंगाल में सूरत,
कोचीन, ये सब उनके मुख्य व्यापारिक केंद्र बने। और कुछ समय के लिए तो उन्होंने पुर्तगालियों को जबरदस्त टक्कर दी। लेकिन नोट्स ये भी बताते हैं कि उनका दबदबा ज्यादा लंबा नहीं चला। ऐसा क्यों हुआ? सही कहा, उनकी ताकत धीरे धीरे कम होती गई, खासकर अंग्रेजों के सामने। अंग्रेज ज्यादा संगठित थे शायद। अंग्रेजों के सामने? हाँ, 1759 में बंगाल में एक लड़ाई हुई, बेदारा की लड़ाई, बैटल ऑफ बिदेरा। ये एक निर्णायक मोड़ था। बेदारा की लड़ाई? जी, इस लड़ाई में अंग्रेजों ने डचों को बुरी तरह हरा दिया और इस हार ने भारत में उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर लगभग पानी फेर दिया। उनका असर सिर्फ व्यापार तक सिमट गया, और वो भी घटते हुए स्तर पर। तो इस लड़ाई ने अंग्रेजों का रास्ता और साफ कर दिया? हाँ बिल्कुल, खासकर बंगाल में। अच्छा, तो अब आते हैं उन पर जिन्होंने भारत के इतिहास पर सबसे गहरा असर छोड़ा, मतलब अंग्रेज यानी ब्रिटिश। यहाँ से कहानी वाकई बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है, जैसा नोट्स में भी लग रहा है। बिल्कुल, अंग्रेजों की इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो डचों से भी पहले 1600 में ही बन गई थी। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर दिया था 1600 में? हाँ। लेकिन भारत आने में उन्हें थोड़ा वक्त लगा। हाँ, थोड़ा सा। नोट्स में कैप्टन विलियम हॉकिंस का जिक्र है। वो 1608 में पहुंचे थे मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आगरा। जहांगीर के दरबार में क्या करने? वो सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाजत लेने गए थे, पर शुरुआत में पुर्तगालियों ने काफी विरोध किया तो उन्हें पूरी सफलता नहीं मिली। पुर्तगालियों ने विरोध किया? हाँ, वो नहीं चाहते थे कि कोई और कंपटीशन आए। लेकिन खैर 1613 तक अंग्रेजों को सूरत में अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मिल ही गई। अच्छा, 1613 में सूरत में पहली फैक्ट्री? जी, और इसके बाद तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मद्रास में किला बनाया 1639 में, बॉम्बे उन्हें पुर्तगाल से दहेज में मिला था, जो फिर कंपनी को 1668 में लीज पर मिल गया। बॉम्बे दहेज में? ये तो बड़ी अजीब बात है। हाँ, ये कहानी भी दिलचस्प है। और फिर कलकत्ता की नींव रखी गई 1690 के आसपास। ये तीनों शहर, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, उनके सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। और आज भी ये भारत के बड़े महानगर हैं। ये वाकई दिखाता है कि उन्होंने कितने रणनीतिक तरीके से अपने ठिकाने चुने थे। लेकिन सवाल ये है कि अंग्रेज बाकियों से इतने ज्यादा सफल कैसे हो गए? पुर्तगाली भी थे, डच भी थे, आगे फ्रांसीसी भी आएंगे। ऐसा क्या था अंग्रेजों के पास? ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब सिर्फ बेहतर जहाज या सैनिक होना नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा जटिल है। तो फिर क्या था? देखिए, नोट्स इशारा करते हैं कि अंग्रेजों ने सिर्फ व्यापार पर ही ध्यान नहीं दिया। उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी वो एक प्राइवेट कंपनी थी, लेकिन बहुत संगठित थी। उसके पास पैसा था और लंदन में सरकार का समर्थन भी उसे मिलता रहा। संगठन और समर्थन। लेकिन सबसे बड़ी बात, उन्होंने धीरे धीरे भारत की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, जो आपसी फूट थी शासकों में, उसको समझना और उसका फायदा उठाना शुरू किया। मतलब राजनीति में दखल देना? बिल्कुल। उन्होंने स्थानीय शासकों की लड़ाइयों में दखल दिया, किसी का पक्ष लिया, संधियां की, और जहां मौका मिला वहां अपनी सैन्य ताकत का भी इस्तेमाल किया। वो सिर्फ व्यापारी नहीं बने रहे। तो व्यापार के साथ साथ सत्ता पर भी नजर थी उनकी? हाँ बिल्कुल। इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो फ्रांसीसियों के साथ जो उनके युद्ध हुए, जिन्हें कर्नाटक युद्ध कहते हैं, 1746 से 1763 तक चले। ये कर्नाटक युद्ध? हाँ, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण 1757 में हुई प्लासी की लड़ाई, बंगाल में। प्लासी की लड़ाई, ये तो बहुत सुना है। हाँ जी, ये सिर्फ सैनिक जीतें नहीं थीं। इन जीतों ने, खासकर प्लासी ने, उन्हें बंगाल का फैक्टिकली शासक बना दिया। यहीं से भारत में उनके राजनीतिक प्रभुत्व की नींव पड़ी। वो व्यापारी से शासक बनने की राह पर तेजी से चल पड़े। उनकी सफलता सिर्फ फौजी ताकत नहीं थी, बल्कि उनकी कंपनी का संगठन, उनकी राजनीतिक चालाकी और स्थानीय कमजोरियों का फायदा उठाने की उनकी क्षमता, इन सबका मिला जुला असर था। आपने फ्रांसीसियों का जिक्र किया। अंग्रेजों के साथ उनकी टक्कर तो बहुत मशहूर है इतिहास में। वो कब आए थे इस मैदान में? फ्रांसीसी इस खेल में थोड़ी देर से शामिल हुए। उनकी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 1664 में। 1664 में, अंग्रेजों और डचों के बाद? हाँ, और इसे बनाने में राजा लुई 14वें के एक मंत्री थे, कोलबर्ट, उनका बड़ा हाथ था। ये कंपनी काफी हद तक फ्रांसीसी सरकार पर निर्भर थी, जो शायद बाद में उनके लिए कमजोरी भी साबित हुई। अच्छा, और उन्होंने फैक्ट्री कहाँ लगाई? पहली फैक्ट्री उन्होंने भी 1668 में सूरत में ही खोली, जहां अंग्रेज पहले से मौजूद थे। सूरत में ही, मतलब सीधा कंपटीशन। हाँ जी। और उनके मुख्य केंद्र कौन से बने? उनका सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बना पौंडीचेरी, आज का पुदुचेरी। ये उनका हेडक्वार्टर जैसा था। पौंडीचेरी, हाँ। हाँ, इसके अलावा चंद्रनगर था बंगाल में, माहे केरल तट पर,
और कराईकल तमिलनाडु तट पर। ये उनके अहम ठिकाने थे। और उनके गवर्नर थे डुप्ले, नोट्स में उनका नाम आता है। डुप्ले, हाँ, लिखा गया है। वो बहुत महत्वाकांक्षी थे। ओके। उन्होंने भी अंग्रेजों की ही तरह भारतीय राजनीति में दखल देकर फ्रांसीसी प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की। यहीं से सीधी टक्कर शुरू हुई। तो ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच सीधी टक्कर का मामला बन गया। खासकर दक्षिण भारत में। हाँ, बिल्कुल, दक्षिण भारत में अपना दबदबा कायम करने के लिए। नोट्स में कर्नाटक युद्धों का जिक्र है। 1746 से 1763 के बीच 3 बड़े युद्ध हुए। 3 युद्ध। हाँ, ये दरअसल भारत की जमीन पर लड़ी गई एंग्लो फ्रेंच जंगें थीं, जिनमें भारतीय शासक भी मतलब मोहरे की तरह इस्तेमाल हुए। और नतीजा क्या निकला इन युद्धों का? आखिरकार अंग्रेजों की जीत हुई। खासकर जो तीसरा कर्नाटक युद्ध था, उसमें 1760 में वांडीवाश की लड़ाई हुई। वांडीवाश जी। इस लड़ाई ने भारत में फ्रांसीसियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को लगभग खत्म ही कर दिया। तो फ्रांसीसी रेस से बाहर हो गए एक तरह से। हाँ, राजनीतिक तौर पर। हालांकि वो पांडिचेरी और कुछ दूसरी छोटी बस्तियों में 1954 तक बने रहे, लेकिन अंग्रेजों के लिए अब वो कोई गंभीर चुनौती नहीं थे। तो हमने पुर्तगाली देख लिए, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। क्या नोट्स में किसी और यूरोपीय शक्ति का भी जिक्र है जो भारत आई हो? हाँ, एक और नाम है, डैनिश, यानी डेनमार्क के लोग। डैनिश? वो कब आए? वो 1616 में भारत आए। जी। लेकिन उनका प्रभाव बाकियों के मुकाबले काफी सीमित था। उनके मुख्य ठिकाने कौन से थे? नोट्स बताते हैं त्रांकेबार, तमिलनाडु में, जिसे तरंगामड़ी भी कहते हैं, और दूसरा था सीरामपुर, बंगाल में। त्रांकेबार और सीरामपुर। और उनका व्यापार किसमें था? क्या वो भी मसालों और कपड़ों में थे? हाँ, वो भी मुख्य रूप से मसालों और भारतीय वस्त्रों का ही व्यापार करते थे। सीरामपुर तो उनकी मिशनरी गतिविधियों का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बना था। मिशनरी गतिविधियां भी। जी, लेकिन वो कभी भी अंग्रेजों या डचों जैसी बड़ी ताकत नहीं बन पाया। उनका प्रभाव बहुत कम था। और फिर उनका क्या हुआ? आखिरकार उनका प्रभाव इतना कम हो गया कि 1845 में उन्होंने अपनी सारी भारतीय बस्तियां अंग्रेजों को बेच दी और यहां से चले गए। अंग्रेजों को बेच दी? हाँ, तो वो इस पूरी कहानी में एक छोटी सी कड़ी की तरह ही रहे। तो अगर हम इस पूरी कहानी को समेटें, जो इन नोट्स से निकल कर आ रही है, 15वीं सदी के आखिर में पुर्तगाली रास्ता खोजते हुए आए, फिर डच, फिर अंग्रेज, फ्रांसीसी और डैनिश भी व्यापार के अवसरों की तलाश में यहाँ पहुंचे। जी। इनमें जबरदस्त होड़ हुई, लड़ाइयाँ हुईं, और आखिरकार अंग्रेज सबसे ताकतवर बनकर उभरे, जिन्होंने सिर्फ व्यापार ही नहीं किया, बल्कि आगे चलकर पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। बिल्कुल सही कहा आपने। ये कहानी व्यापार की खोज से शुरू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ये राजनीतिक नियंत्रण और साम्राज्यवाद में बदल गई। हर यूरोपीय शक्ति के अपने तरीके थे, अपनी रणनीतियां थी। लेकिन अंग्रेज बाजी मार गए। हाँ, अंत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो संगठन क्षमता थी, जो राजनीतिक दूरदर्शिता थी और जो सैन्य ताकत थी, वो सबसे प्रभावी साबित हुई। और जाहिर है, इस पूरे घटनाक्रम का, इन सभी शक्तियों के आने जाने का भारत पर बहुत गहरा और दूरगामी असर पड़ा होगा। नोट्स में इसके बारे में क्या खास बातें बताई गई हैं? असर तो बहुआयामी था और बहुत गहरा था। मतलब इसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। जैसे? कुछ मुख्य बातें। पहली बात तो ये कि दुनिया के नक्शे पर नए समुद्री रास्ते खुल गए। इससे ग्लोबल ट्रेड बढ़ा, नेविगेशन की तकनीकों में भी सुधार हुआ। हाँ, ये तो हुआ होगा। भारत का विदेशी व्यापार कई गुना बढ़ गया। लेकिन इसमें एक पेच था। क्या? नकारात्मक असर पड़ा। हाँ, लंबे समय में देखा जाए तो। और सिर्फ व्यापार तो नहीं था। वही मैं पूछने वाली थी, सबसे बड़ा असर क्या था? सबसे बड़ा और सबसे दूरगामी प्रभाव था भारत में औपनिवेशिक शासन की स्थापना। पहले कंपनी के द्वारा और फिर 1857 के विद्रोह के बाद सीधे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। गुलामी। जी, इसने भारत की सदियों पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को उखाड़ फेंका। इसके साथ ही पश्चिमी शिक्षा आई, प्रशासन के नए तरीके आए, कानून व्यवस्था आई, ईसाई धर्म का प्रसार हुआ। कुछ अच्छी चीजें भी आईं, जैसे रेलवे, टेलीग्राफ। हाँ, नई तकनीकें जैसे रेलवे, टेलीग्राफ आई, लेकिन इन सब बदलावों का मकसद अक्सर भारत का विकास करना नहीं था, बल्कि भारत पर ब्रिटिश कंट्रोल को मजबूत करना और ब्रिटिश हितों को साधना था। तो ये एक तरह की दोधारी तलवार थी। कुछ आधुनिक चीजें आईं, लेकिन वो गुलामी की कीमत पर और ब्रिटिश फायदे के लिए। हाँ, बिल्कुल, इसे ऐसे ही समझ सकते हैं। पश्चिमी शिक्षा आई, पर उसका उद्देश्य अक्सर ऐसे भारतीय तैयार करना था जो अंग्रेजी राज चलाने में क्लर्क वगैरह बनकर मदद कर सकें। अर्थव्यवस्था बदली, पर इस तरह की भारत के अपने जो उद्योग धंधे थे वो चौपट हो गए। हाँ। आधुनिक विचार आए,
लेकिन उनके साथ नस्लीय भेदभाव और शोषण भी आया। तो ये बदलाव बहुत जटिल थे। इनके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू थे, और इनका असर आज भी हम भारतीय समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था पर महसूस करते हैं। ये सवाल हमेशा रहता है कि ये बदलाव कितने फायदेमंद थे और कितने नुकसानदेह। बिल्कुल। तो ये थी भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन की कहानी। मसालों की खुशबू से शुरू होकर समंदर पर कब्जे की होड़, जमीन पर खूनी लड़ाइयां और आखिरकार एक विशाल साम्राज्य की स्थापना तक। एक ऐसी कहानी जिसने वाकई भारत का नक्शा और तकदीर दोनों बदल दिए। संक्षेप में कहें तो ये सिर्फ अलग अलग देशों की कंपनियां नहीं थीं जो व्यापार करने आई थीं। ये यूरोप की जो उभरती हुई ताकतें थीं, उनका आपसी संघर्ष था जो भारत की धरती पर लड़ा गया। सही कहा। और इसका नतीजा सिर्फ कुछ बंदरगाहों या फैक्ट्रियों पर कब्जा नहीं था, बल्कि एक पूरे उपमहाद्वीप का राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूपांतरण था, जिसके निशान आज भी बहुत गहरे हैं। और अब हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं इन नोट्स के आधार पर। जरा सोचिए, अगर 1453 में वो घटना न होती, कॉन्स्टेंटिनोपल पर तुर्कों का कब्जा न हुआ होता और यूरोप से एशिया तक वो पुराने जमीनी रास्ते खुले रहते, तो क्या तब भी वास्को डी गामा जैसे खोजकर्ता समंदर के रास्ते भारत की तलाश में निकलते? क्या यूरोपीय शक्तियां फिर भी इसी तरह भारत आती? और अगर आती भी तो क्या उनका मकसद और तरीका यही होता? क्या भारत का इतिहास तब भी वैसा ही होता जैसा हम आज जानते हैं? ये वाकई सोचने वाला सवाल है। इस पे विचार कीजिएगा।